बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के जो नेता अपने अपने राज्यों में बिहार का अपमान करते आ रहे हैं, जिनके राज्यों में बिहार के लोगों का कभी स्वागत नहीं किया जाता, जिनके राज्यों में बिहारियों से कहा जाता है कि वो ये राज्य छोड़कर चले जाएं, उन बिहारियों की इनके राज्यों में कोई जगह नहीं है। वो नेता जो अपने राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बिहारियों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि बिहारियों को नौकरियों पर मत रखिए, उत्तर भारत से जो लोग आ रहे हैं उनका यहाँ कोई काम नहीं, वही नेता आजकल बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी पर खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। उन्हीं बिहारियों के वोट मांग रहे हैं जिनका अपमान करते करते इन्होंने जीवन भर राजनीति की है। आज बिहार के मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी बहन कानिमोझी ने चुनाव प्रचार किया। स्टालिन फैमिली तमिलनाडु का एक ऐसा परिवार है जो लगातार हिंदी भाषी लोगों और सनातन धर्म के खिलाफ बातें करते आए हैं। दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहार के हिंदी भाषी लोग उनके राज्य में आकर टॉयलेट साफ करते हैं, वो इसी लायक हैं। दयानिधि मारन स्टालिन की पार्टी डीएमके के सांसद भी हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अब जब स्टालिन राहुल गांधी के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो बिहार में यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि जब तमिलनाडु में बिहार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था तब ये स्टालिन कहां थे? उस समय कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों थी? उस समय राहुल गांधी कहां थे? आज राहुल गांधी को बिहारियों की बड़ी चिंता है क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन जब तमिलनाडु में बिहार के लोग खतरे में थे, जब लगातार अपमानित हो रहे थे, तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? एक दिन पहले ही 26 अगस्त को कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बिहार के सुपौल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव प्रचार किया और रेवंत रेड्डी भी बिहार के लोगों का अपमान करने में पीछे नहीं रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहारियों के डीएनए से अच्छा है, तेलंगाना के लोगों का डीएनए बिहार के लोगों के डीएनए से ज्यादा अच्छा है। बिहार और बिहारियों के खिलाफ बोलने वाले नेताओं की लिस्ट में राहुल गांधी के सहयोगी उद्धव ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी की राजनीति लंबे समय से उत्तर भारतीयों के विरोध पर ही टिकी हुई है। आप जानते हैं शिवसेना की जो राजनीति है पुराने समय से, जब से शिवसेना का गठन हुआ है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है, बिहारियों के खिलाफ रही है। और आजकल भी मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट होकर, एक साथ मिलकर इनकी पार्टी के लोग बिहार के लोगों को निशाना बना रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बिहार के लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है और उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बिहार के लोगों से कहा जाता है कि आपकी महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं, आप वापस चले जाइए। ये सारे लोगों को आप देखिए, ये या तो उत्तर भारतीय आपको मिलेंगे या बिहार के मिलेंगे, लेकिन इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। आज वही राहुल गांधी इन्हीं लोगों के साथ बिहार के लोगों का वोट मांग रहे हैं। इसलिए आज का जो विश्लेषण है ये खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए है, आज का विश्लेषण बिहार के वोटर्स के लिए है। और आज मुझे पूरा यकीन है कि ये तस्वीरें बिहार के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होंगी जब राहुल गांधी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर, दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को लेकर बिहार में पहुंच गए और उन्होंने एक बार भी नहीं ये सोचा कि ये वही नेता हैं जो वर्षों से बिहारियों का अपमान करते आ रहे हैं। राहुल गांधी की सहयोगी पार्टियों के अलावा कांग्रेस पार्टी के अपने नेता भी बिहार के लोगों का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। जब जब उन्हें लगता है कि बिहार का अपमान करके उन्हें वोट मिल सकते हैं तो हमेशा ये काम करते हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए। फरवरी 2022 में पंजाब में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बिहार के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ खड़ी होकर हंस रही थीं और चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर तालियां बजा रही थीं। वो बयान देखिए।
यूपी के और बिहार के लोग यहां पर आकर राज कर रहे हैं पंजाब में, इन्हें यहां से भगाइए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री, और प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर तालियां बजा रही हैं। आज बीजेपी के नेता भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार का अपमान करने वाले नेता राहुल गांधी के स्टार प्रचारक बनकर उन्हीं बिहार की सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं। ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना, और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी वहां पे। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी, वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। एमके स्टालिन के भतीजे दयानिधि मारन भी बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। वैसे अपमान और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने में राहुल गांधी खुद भी कभी पीछे नहीं है। और आपने अगर इन सारे नेताओं के बारे में देखा होगा, खास तौर पर तमिलनाडु में जो डीएमके के नेता हैं, ये सिर्फ बिहारियों को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि सनातन धर्म का भी अक्सर ये लोग मजाक उड़ाते रहे हैं। एमके स्टालिन का परिवार एक वो परिवार है जिसके सदस्य कई बार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सनातन धर्म के मानने वालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। और बिहार के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचार हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। और फिर भी देखिए, वो खुद बिना सोचे समझे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए। आज इन सारे नेताओं को इनके पुराने बयान दिखाने चाहिए। असल में ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डेटा का ज़माना है। जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती थी, और ये नेता भी जानते थे कि लोगों को कुछ याद नहीं रहता, ना ही लोगों के पास पुराने सबूत रहेंगे, और ये अक्सर अपने बयानों से मुकर जाया करते थे, बात बात पर अपने विचार बदल लिया करते थे। कभी बिहारियों का अपमान कर दिया और फिर थोड़े दिन के बाद वोट चाहिए तो बिहार के लोगों के पक्ष में उनकी तारीफ भी कर दी। लेकिन ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज लोग तुरंत नेताओं के पुराने जो बयान हैं, उनके पुराने भाषण हैं, एक चुटकी में वापस निकाल लेते हैं। तो हर नेता का एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है, जिसे आप जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं। और यही इन नेताओं के साथ हो रहा है, लेकिन शायद इन नेताओं को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। एमके स्टालिन को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि बिहार के लोग उनके परिवार के पुराने बयान अपने अपने मोबाइल फोन पर देख चुके हैं। बिहार के लोगों को सब याद है कि इनमें से किस नेता ने बिहार के लोगों के बारे में क्या कहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, तमिलनाडु में क्या हुआ है, कर्नाटक में क्या हुआ है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि बिहारियों को यहां मत आने दो। इसलिए आज ये बिहारियों की अस्मिता का सवाल है। अब बिहार के इस राजनीतिक विश्लेषण का पार्ट 2 आपको दिखाते हैं और आपको यह बताते हैं कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो उसका स्तर कितना नीचे गिरता चला जा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। इसलिए अब आप ये देखिए कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ
चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो उन्हें शोभा नहीं देता। पहले उनकी भाषा पर नजर डालिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो राहुल गांधी भारत के वो नेता हैं जिन्हें अपनी सरकार पर यकीन नहीं है, अपनी सेना पर यकीन नहीं है। हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं, हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं, हमारे CDS हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो सब बयान दे चुके हैं। हमारे देश की संसद में भारत सरकार औपचारिक रूप से बयान दे चुकी है, लेकिन इनमें से किसी पर भी राहुल गांधी को यकीन नहीं है। उन्हें अगर यकीन है तो सिर्फ एक आदमी के ऊपर है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हैं, राहुल गांधी को उस पर पूरा की पूरा यकीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये समझौता मैंने करवाया, इस युद्ध को मैंने रुकवाया, तो राहुल गांधी को उन पर पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन जब भारत की सरकार कहती है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष ये कहते हैं, भारतीय सेना के अध्यक्ष ये कहते हैं, तो राहुल गांधी को उस पर कोई यकीन नहीं होता। जब भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने हाल ही में ये बयान दिया कि हमने भी पाकिस्तान के कम से कम 5 या 6 प्लेन्स को गिराया, तब राहुल गांधी ने एक बार भी उस बयान का स्वागत नहीं किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पाकिस्तान ने हमारे कितने प्लेन गिराए, ये तो राहुल गांधी रोज पूछते हैं, लेकिन जब हमारी सेना ये कहती है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 प्लेन गिराए हैं, उस पर राहुल गांधी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। असल में राहुल गांधी कई बार इस प्रकार की भाषा जोश में आकर भी बोल जाते हैं। जोश में आकर ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे वो बाद में चलकर खुद ही परेशानी में आ जाते हैं, कानूनी पचड़ों में पड़ जाते हैं, उन्हें अदालतों में जाना पड़ता है, और फिर आगे चलकर इन्हीं बयानों पर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो भी एक बड़े पद पर हैं, वो इस देश के विपक्ष के नेता हैं। उन्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए, आदर के साथ बात करनी चाहिए। और इस प्रकार की भाषा से और इस प्रकार के बयानों से उनकी जो राजनीतिक अपरिपक्वता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, वो दिखाई देती है। उन्हें ये बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेहरबानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि भारत की जनता ने चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। भारत की जनता अपने नेता के लिए ऐसी भाषा कभी पसंद नहीं करती और ना करेगी। और राहुल गांधी की भाषा से यही लगता है कि उनका वोट चोरी वाला नैरेटिव भी अब पूरी तरह से फेल हो रहा है। एक और सवाल आज राहुल गांधी को भी ये खुद से पूछना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि मेरे इतने व्यूज आ गए, मेरे इतने फॉलोअर्स आ गए, मेरा ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो है ये सुपर हिट हो गया। लेकिन फिर ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पर उन्हें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके वीडियोस को रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये सारे लोग उन्हें वोट क्यों नहीं देते? जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के नंबर्स हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, जो उनके वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं, जितने फॉलोअर्स उनके बन गए हैं, अगर उनके सारे फॉलोअर्स और सारे जो उनके वीडियोस देख रहे हैं लोग, अगर ये सारे उन्हें वोट दे दें चुनाव में, तो राहुल गांधी तो उसी दिन प्रधानमंत्री बन जाते। तो ये सारे लोग इन्हें वोट क्यों नहीं देते? तो आज आप सबको और खुद राहुल गांधी को भी ये सोशल मीडिया पर हैशटैग वाली राजनीति समझनी होगी। इस हैशटैग वाली राजनीति में व्यूज और लाइक्स तो बहुत आते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है ये सच्चाई से बहुत दूर होती है, सच्चाई के धरातल से बहुत दूर होती है, लोगों के आम जीवन से बहुत दूर होती है। आज राहुल गांधी को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया की राजनीति तो वो बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास वीडियो बनाने की बहुत अच्छी टीम है, उनके पास हैशटैग्स लिखने वाली बहुत अच्छी टीम है। आजकल यूट्यूब पर थंबनेल्स जिस वीडियो के अच्छे होते हैं वही वीडियो चलते हैं। उनके पास थंबनेल वाली भी बहुत अच्छी टीम है, हैशटैग वाली भी बहुत अच्छी टीम है, सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने वाली टीम भी उनके पास शानदार है। उनके पास एक ही टीम की कमी है, राजनीतिक टीम, एक ऐसी टीम जो आम वोटर्स से जुड़ सके,
जो देश के आम आदमी की भाषा को समझ सके, जो देश के आम आदमी के दिल तक पहुंच सके, ये टीम उनके पास नहीं है। और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया वाली राजनीति करते हैं, बाकियों से बेहतर ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी राजनीति कर रही है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक। उनकी राजनीति सिर्फ हैशटैग तक सीमित है। उनका हैशटैग चल जाता है, वो ट्रेंड कर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये ट्रेंड कराने वाले लोग हमें वोट भी देंगे, और बाद में पता चलता है कि इनमें से कोई भी उन्हें वोट नहीं दे रहा। हो सकता है लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए उनके इन वीडियोस को देख रहे हों, लेकिन राहुल गांधी को अपना एक आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपनी उस टीम का भी करना चाहिए जो उनके सलाहकार हैं, और उनसे पूछना चाहिए कि जब मेरे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं तो मुझे लोग वोट क्यों नहीं देते। अब जब वोट उन्हें नहीं मिलते तो वो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। अब नया आरोप उन्होंने ये लगाया है कि मुझे इसलिए वोट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वोट तो कोई और चुरा कर ले जा रहा है। इसलिए आज आपको राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर भी सबसे बड़ा सच हम बताने वाले हैं, और वो सच्चाई ये है कि बिहार में वोट चोरी का एक भी सबूत राहुल गांधी अब तक चुनाव आयोग को दे नहीं पाए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया था। तो आप देख लीजिए अभी कितने दिन बचे हैं। 1 सितंबर तक की डेडलाइन है कि किसी को भी उस वोटर लिस्ट में अगर कोई भी आपत्ति है, कोई भी आम आदमी है, कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो वो 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो ये डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी औपचारिक आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज कर रहे हैं, वीडियो रोज बना रहे हैं, भाषणों में रोज कह रहे हैं चुनाव में कि वोट चोरी हो रही है, तो फिर औपचारिक आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रहे। चुनाव आयोग ने आपत्तियों के बारे में कुल 12 राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी की थी कि ये 12 पार्टियां हैं, इनमें से जो भी चाहे इनके कार्यकर्ता नेता वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और इन सारी 12 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी ने 10 आपत्तियां दर्ज की हैं। अब आप सोचिए 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, 65 लाख, और 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सिर्फ 10 आपत्तियां आई हैं, यानी 6.5 लाख लोगों पर एक आपत्ति औसतन चुनाव आयोग के पास पहुंची है। और आज वो कागज जो आपकी स्क्रीन पर भी है मैं लेकर आया हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कागज है, औपचारिक कागज मैं आपको बता रहा हूं, और ये कहता है कि 1 अगस्त 3 बजे तक से लेकर 26 अगस्त सुबह 10 बजे तक का ये डेटा आज मेरे पास है। और ये बताता है इसमें जितनी भी पार्टियों के नाम हैं, 12 पार्टियों के इसमें नाम हैं, ये देखिए 12 पार्टियों के इसमें नाम हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि किस पार्टी ने कितनी आपत्ति दर्ज कराई है। और इसमें से सारा 12 पार्टियों में इसमें बीजेपी का भी नाम है, कांग्रेस पार्टी का भी नाम है, और राष्ट्रीय जनता दल का भी नाम है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी ने, ये देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लीजिए, राहुल गांधी की पार्टी, इन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है अभी तक। एक पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी सीपीएम। उस पार्टी ने 10 आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें 10 आपत्तियां उनकी मिली हैं। इसके अलावा किसी ने भी, किसी पार्टी ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई है। राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उनकी पार्टी यहां क्यों नहीं जा रही और अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रही। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिहार में वोट चोरी का एक भी सबूत चुनाव आयोग को नहीं दे पाई है। इससे पहले भी कर्नाटक में राहुल गांधी ने वोट चोरी का यही आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग को शपथ पत्र के साथ कोई सबूत नहीं दिए। बिहार में वोट चोरी के आरोप साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कैमरों के सामने कई लोगों के बयान भी दिलवाए। आपको याद होगा, लगातार सोशल मीडिया पर उन लोगों के बयान चल रहे थे जिन्होंने कहा कि हमारा वोट कट गया, हम जिंदा हैं, देखिए। लेकिन बाद में उन तमाम लोगों ने यह कह दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और उनकी वोट चोरी नहीं हुई है। उन्हें बहला फुसलाकर, गलत बात बताकर उनसे ये बयान ले लिया।
तो जितने भी वीडियोस राहुल गांधी ने बनवाए, अब वो सारे लोग भी वापस चले गए, वो भी मुकर गए। पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और अब बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास ना तो सबूत है और ना ही सच्चाई, क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास बिहार में वोट चोरी के सबूत होते तो अब तक उनकी पार्टी चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कर चुकी होती, वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करा चुकी होती। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ऐसा लगता है कि वोट चोरी का नारा भी राहुल गांधी के पुराने नारों की तरह ही निकलेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर राजनीति करने में महारत हासिल की हुई है। उनके पास अच्छी टीम है जो ब्रांडिंग जानती है, हर बार एक शानदार नारा भी देती है और इस नारे को राहुल गांधी हर बार चुनाव में बार बार दोहराते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, हैशटैग अच्छे होते हैं, ट्रेंड कर जाते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते।